नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक युग। वैदिक एज। वैदिक पाठ वैदिक युग के पुनर्निर्माण के लिए वैदिक पाठ वैदिक युग के पुनर्निर्माण के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत है। इस जानकारी को पुरातात्विक सामग्री के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। माना जाता है कि वैदिक ग्रंथों की रचना इंडो आर्यों ने की थी। इंडो आर्यों ने वैदिक ग्रंथों की रचना की थी, ऐसा माना जाता है। इंडो आर्यंस इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार की इंडो ईरानी वे खुद को आर्य के रूप में वर्णित करते हैं, जो आर्य विद्वान है, जिसका अर्थ आर्यों के आगमन की पुष्टि करने वाले विभिन्न सिद्धांत है। आर्य प्रवासन सिद्धांत। यह सिद्धांत एक दृष्टिकोण था कि आर्य एंड्रोमियो संस्कृति से हिंदू कुश के उत्तर में चले गए और वहां से वो भारत आए। आर्य प्रवासन सिद्धांत क्या कहता है? आर्य एंड्रोमियो संस्कृति से हिंदू कुश के उत्तर में वो चले गए, वहां से फिर भारत पहुंचे। यह क्या है? स्वीकृत सिद्धांत है। इस सिद्धांत को घोड़ों, अग्निदोष, तीलियों के पहिए और दाह संस्कार के प्रमाणों द्वारा समर्थित किया गया। घोड़ों, अग्निदोष और तीलियों के पहिए और दाह संस्कार के प्रमाणों द्वारा समर्थित इसको किया गया है। मध्य एशियाई सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत मानता है कि आर्य मध्य एशिया और यूरेशियन स्टेपी से चले गए। आर्य जो है मध्य एशिया और यूरेशियन स्टेपी से चले गए। वैदिक ग्रंथों और अवेस्ता की अवधारणाओं के बीच समानता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? मध्य एशियाई सिद्धांत मैक्स मुलर द्वारा। हाल के अध्ययन दक्षिण और मध्य एशिया के जीनोमिक गठन ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। क्या सिद्धांत है? आर्य जो है मध्य एशिया और यूरेशियन स्टेपी से चले गए। यूरोपीय सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत यूरोप को आर्यों की मातृभूमि मानता है। ये यूरोपीय सिद्धांत क्या मानता है? आर्यों को मातृभूमि यूरोप मानता है। यह तुलनात्मक भाषाई अध्ययन लैटिन, जर्मन और संस्कृत पर आधारित है। यह सिद्धांत विलियम जोन्स ने दिया। भारतीय सिद्धांत कहता है? भारतीय सिद्धांत कहता है आर्यों को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्वदेशी मानता है। राइट। इसका प्रमाण यज्ञ की पहुंच और ऋग्वेद में मिलने वाले भौगोलिक आंकड़ों से मिलता है। सिद्धांत को डॉक्टर संपूर्णानंद और एस दास ने प्रतिपादित किया था। ये आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत किया भाई। ये सिद्धांत इसका मानना है उत्तरी आर्कटिक आर्यों की मातृभूमि रहा है, क्योंकि उन्होंने 6 महीने के लंबे दिनों और 6 और लंबी रातों की बात की थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसे प्रतिपादित किया था। तिब्बत सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत तिब्बत को आर्यों का घर मानता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा था, तिब्बत वाला सिस्टम। सबसे स्वीकृत दृष्टिकोण यह था कि आर्य आप्रवासन की एक श्रृंखला थी। प्रारंभिक भारतीय आर्य उस भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे जो पूर्व अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले एरिया के कवर करते हैं। सिंधु अल्पविराम, जैसे सिंधु कहा जाता है, को आर्य की मातृभूमि माना जाता है। किसको? सिंधु को सिंधु अल्पविराम है ना, उसको आर्यों की मातृभूमि माना जाता है। एक और नदी जिसका उल्लेख मिलता है वहाँ है सरस्वती, जो अब राजस्थान की रेत में खो गई है। जिस क्षेत्र में आर्य सबसे पहले भारत में बसे उसे 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। सबसे पहले आर्य कहाँ बसे थे? 7 नदियों की भूमि में। 7 नदियों की भूमि में। वैदिक युग का भूगोल। वैदिक युग का ज्योग्राफी ऑफ द वैदिक एज। प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक आर्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में बसे थे। इस क्षेत्र को सप्त सिंधु, वही जो भी 7 नदियों के किनारे
बसे हुए थे वही प्रारंभिक वैदिक काल में बसे थे। शुरुआत में यहीं आए थे वो सप्त नदियों के सप्त सिंधु क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ खोई हुई सरस्वती नदी के आसपास फैली हुई इनकी फैला हुआ था, जो क्षेत्र राजस्थान में वर्तमान में घग्गर नदी द्वारा दर्शाया जाता है। इस चरण में समुद्र का कोई भी संदर्भ नहीं था। हिमालय और गंगा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, फिर उत्तर वैदिक पीरियड। ये रहा 1000 से 600 BC तक। डन। 1000 से 600 BC तक। बाद के काल में आर्य आग और लोहे के औजारों की मदद से पूर्वी क्षेत्रों में चले गए। उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र में गुरु पांचाल क्षेत्र, इंडो गंगा विभाजित और ऊपरी गंगा घाटी शामिल थे। इस चरण के दौरान उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी समुद्र यानी अरब सागर और हिंद महासागर और नर्मदा और विंध्य के पहाड़ों का भी ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। वैदिक युग की राजनीतिक संरचना कैसी थी? प्रारंभिक वैदिक समाज एक अर्ध खानाबदोश आदिवासी समाज था। प्रारंभिक वैदिक समाज, उनकी राजनीतिक संरचना ऐसी थी जिसमें देहाती अर्थव्यवस्था थी। यहाँ कबीले को जन कहा जाता था, कबीलों को जन कहते थे। वैदिक युग में कबीले को जन कहते थे और कबीलाई मुखिया को राजन। कबीलाई मुखिया को क्या बोलते थे? राजन। कबीले मुखिया को राजन, गोपति या गोपा कुछ ऐसा कहते थे। रानी को महिषी कहा जाता था। मुखिया को राजन और रानी को महिषी। प्रारंभिक वैदिक युग का प्रशासन कैसा था? एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? राजशाही का उदाहरण, लेकिन प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत सिस्टम नहीं था। राजशाही तो थी। मुखिया को गोपति या गोप कहा जाता था प्रारंभिक वैदिक युग में। देवत्व का कोई सिद्धांत राजशाही से जुड़ा नहीं था। आदिवासी सभा द्वारा चुनाव के उदाहरण है जिसे समिति कहा गया। जन की ओर से, जन यानी कि कबीला, भगवान को प्रार्थना करने के साथ साथ दुश्मनों से जन और मवेशियों की रक्षा करने के लिए कौन जिम्मेदार था? उनका मुखिया यानी कि राजन। जन अक्सर पणियों से लड़ते थे, जो जन के मवेशियों को जंगल में छिपाते थे। पणिया क्या करते थे? जन की जो कबीला था उनके मवेशियों को छिपाते थे जंगल में, उनसे वो लड़ते थे जन। अपने मवेशियों को वापस पाने के लिए वैदिक भगवान इंद्र का आह्वान किया करते थे। गविष्टि जैसे युद्ध भी लड़े गए थे पहले। राजन को सभा, समिति, विधाता, गण जैसे लोकप्रिय निकायों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। सभा, समिति, विधाता, गण ऐसे। सभा में कुछ प्रमुख थे जबकि समिति में एक बड़ा निकाय था। सभा में कुछ प्रमुख थे लेकिन जबकि समिति एक क्या था? बड़ा निकाय था। विधाता शरीर में सबसे प्राचीन थी। जिस स्थान पर मवेशियों को रखा जाता था उन्हें गौण कहा जाता था। मवेशियों को रखने की जगह गौण। मवेशियों को रखने का स्थान, मवेशियों को रखने का स्थान को गौण कहते थे। क्या बोलते? गौण। और गायों की खोज को गविष्टि कहा जाता था। गायों की खोज को गविष्टि। प्रारंभिक वैदिक समाज में पितृवंशी व्यवस्था थी। प्रारंभिक वैदिक समाज में पितृसत्ता थी। परिवार के मुखिया को कुला कहा जाता था। जन के मुखिया को राजन। परिवार के मुखिया को कुला कहते थे।
रिंग सोसाइटी के प्रशासन में शामिल थे। पुरोहित, वह उनकी कर्मकांड सेवाओं करने से संबंधित था और उसे दक्षिणा और दान प्राप्त भी हुआ करता था। सेनानी, वह सेना के नेता होते थे। सेनानी किन्हें कहते थे? सेना के नेता को। वृषपति, उनको सरोकार क्षेत्र को नियंत्रित करने से सरोकार क्षेत्र को नियंत्रित कौन करते थे? वृषपति। ग्रामीणी, गांव की नेता और युद्ध इकाई थी। ग्रामीणी गांव की नेता युद्ध इकाई थी। जन को आगे 20 में विभाजित किया गया। जन एक कबीला हुआ करता था। जन के भी टुकड़े करके उन्होंने क्या बना दिया? 20 बना दिया। और बदले में कई कुल या कुटुंब में विभाजित हो गए थे। कुटुंब की इकाई के रूप में ग्रह और इसके प्रमुख के रूप में कुलपा थे। परिवार में कुला, कुटुंब की में क्या बना दिया? ग्रह। ग्रह और इसके प्रमुख कौन थे? कुलपा थे। जबकि ग्रह का नेतृत्व गृहपति करते थे। कुलों के समूह ने एक चना बनाया और चने का नेतृत्व एक ग्रामीण ने किया। जन को 20 में विभाजित किया और कई कुल कुटुंब विभाजित हो गए। कुटुंब की एक इकाई बनी ग्रह और उस ग्रह के जो प्रमुख थे उन्हें कुलपा कहा गया। उत्तर वैदिक युग में प्रशासन काल में जन जनपदों में विकसित हो गए। जन और क्या बन गए? जनपद बन गए। उत्तर वैदिक काल में जनपदों का निर्माण हुआ। काल में वो इस बार उत्तर वैदिक काल में जनपद में बड़े हो गए, विकसित हो गए। जनपदों के बीच बार बार युद्ध होते थे। इस चरण के दौरान राजन का अधिकार अधिक स्पष्ट हो गया और उसे रत्नीन नामक एक सहायक कर्मचारी द्वारा समर्थित किया गया, जो राजा के 12 रत्न थे। एक रत्नीन नामक एक सहायक कर्मचारी था, उससे द्वारा राजन को समर्थन मिलता था, जो राजा के कितने? 12 रत्न थे। या मुखिया वंशानुगत हो गया। मुखिया अब कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। पहला राजन कैसा था? वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया। स्थायी सेना की मौजूदगी नहीं थी। स्थायी सेना तो यहाँ पर नहीं थी। डन। राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध जैसी विभिन्न बलिदान राजन द्वारा सभी दिशाओं के शासक बनने के लिए गए थे। राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध जैसे विभिन्न बलिदान राजन द्वारा सभी दिशाओं के शासक बनने के लिए किए गए थे। राजा ने सम्राट, एकरथ और विराट जैसी उपाधि धारण की। सम्राट बन गए, एकरथ, विराट जैसी उपाधि। सभा और समिति जैसी सभाओं पर निर्भरता कम कर दी गई। सभा, समिति जैसी सभाओं पर क्या निर्भरता कम कर दी गई। इस चरण में विधाता पूरी तरह से सभाओं में शामिल होने की इकोनॉमी। कृषि केवल उपभोग के उद्देश्य की जाती थी। लकड़ी के हल के फाल और ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है इसमें। लकड़ी के हल के फाल प्रारंभिक वैदिक काल में मिले। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अनाज का सबसे आम नाम यव था। अनाज का सबसे आम नाम यव था। अनाज को यव कहते थे। बाली निर्माताओं की ओर से राजन को एक स्वैच्छिक उपहार था। कोई कर नहीं लगाया गया था और ना ही कोई खजाना रखा गया था। किसमें? प्राचीन वैदिक काल में। प्रारंभिक वैदिक काल में
मुद्रा या सिक्कों का कोई उल्लेख नहीं मिला इसमें, कोई भी बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। हालांकि निशिका नामक एक सोने के टुकड़े का उल्लेख मिला। निशिका नामक एक टुकड़े का मतलब सोने के टुकड़े का उल्लेख मिला है किसमें? प्रारंभिक वैदिक काल। इस काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और विनिमय का सबसे पसंदीदा माध्यम क्या रख दिया उस समय? गाय रख दी। तांबे के औजार पंजाब और हरियाणा राज्यों से प्राप्त हुए। लोहा उन्हें ज्ञात नहीं था। प्रारंभिक वैदिक काल में लोहा भी इतना चला नहीं था। उस समय कौन सा था? तांबा ही प्रचलित था रहा। किसी भी धातु के लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे सामान्य नाम अयस्क था। प्रारंभिक वैदिक काल के जीवन में घोड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका थी प्रारंभिक वैदिक काल में। प्रचलित आर्थिक गतिविधियां शिकार, बढ़ईगिरी, बुनाई, धातु गलाने आदि थी। शिकार करते थे, बढ़ईगिरी करते थे, बुनाई करते थे, धातु गलाते थे, ये उनका इम्पोर्टेंट काम था पशुचारक के अलावा, व्यापार उनका। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। कई फसलों की कृषि शुरू की गई और पशुपालन जारी रहा। कई फसलों की कर दी उन्होंने क्या कर दिया? पशुपालन क्या रखा? जारी रखा। कई फसलों की कृषि क्या कर दी? शुरू कर दी गई। इसने खानाबदोश प्रकृति पर एक सीमा लगा दी भाई। गेहूं जैसी फसलें, जौ, चावल, मूंग यहाँ खेती की जाने लगी। इस काल में लोहे की खोज की गई थी और कृषि उद्देश्यों के लिए जंगल को साफ करने के लिए आग का उपयोग किया गया। आग का उपयोग भी करने लग गए थे। लोहे की खोज भी हो गई थी किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। कि प्रारंभिक वैदिक काल में इसका कोई सिस्टम नहीं था। उस समय सिर्फ घोड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बस। अनाज का नाम यव था उस समय प्रारंभिक वैदिक काल में। कोई कर नहीं लगाया था, कोई खजाना नहीं रखा था, कोई मुद्रा सिक्के नहीं मिले, बस एक सोने का टुकड़ा मिला नीचे का नाम का। वस्तु विनिमय करते थे, ऐसा कुछ करते थे। पशुचारक थे। कृषि केवल उपभोग का उद्देश्य की जाती है। लकड़ी के हालों के फाल और ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है उस समय। लोहा उन्हें ज्ञात नहीं था, पर उत्तर वैदिक काल में लोहा क्या मिल गया, बढ़िया। उत्तर वैदिक काल पता नहीं 1000 से 1000 BC तक। ठीक है, आग की खोज भी हो गई, आग का उपयोग भी कर लिया इन्होंने, लोहे की खोज भी हो गई थी। एक बड़ा हुआ अधिशेष था जिसके कारण राजा के खजाने में बाली और बग जैसी पारंपरिक योगदान थे। क्या बोल रहे हैं? एक बड़ा हुआ अधिशेष था जिसके कारण राजा के खजाने में बाली और बग जैसी पारंपरिक योगदान थे। कोषाध्यक्ष को समगित्री और बगदुका कहा जाता था, जो कर वसूलते थे। कोषाध्यक्ष को क्या बोलते थे? समगित्री। कोषाध्यक्ष को समगित्री बोलते थे वो, बगदुका को और कोषाध्यक्ष को समगित्री और बगदुका बोलते थे, जो कर वसूलते थे ना कोषाध्यक्ष। विभिन्न कलाओं और शिल्पों जैसे बढ़ईगिरी को गलाना, आभूषण गलाना, मलना, क्या बोलते हैं भाई ये, मिट्टी के बर्तन बनाना, इनका क्या उल्लेख होना चालू कर दिया भाइयों ने। वैदिक युग का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ आया। प्रारंभिक वैदिक काल की सोशल लाइफ देखते हैं। समाज का विभाजन, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। समाज आर्यों में विभाजित था और गैर आर्य पूर्ण विराम गैर क्षेत्रों को दास और दस्यु कहा जाता। आर्य दासों के प्रति नरम और दस्युओं के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। ये जो क्या बोलते प्रारंभिक वैदिक काल ये बोल रहे हैं ना भाई, ये जो समाज था वो आर्यों में विभाजित हो गया और गैर जो आर्य थे ना वो पूर्ण विराम और गैर क्षेत्रों को दास, गैर क्षेत्रों के जो उनको दास और दस्यु कहा करते। आर्य दासों के प्रति नरम और दस्यु के प्रति शत्रुतापूर्ण थे।
दासों को तो कुछ नहीं बोलते थे, नरम रहते थे उनके प्रति तो, परंतु दासों के प्रति वो के शत्रु शत्रु समझते थे उन्हें। समाज कबीले की दृष्टि से विभाजित था। जन बोलते थे ना उस समय कबीले को। यहाँ तक कि राजन और पुरोहित भी कबीले नेटवर्क का हिस्सा थे। राजन और पुरोहित भी किसी थे, कबीला नेटवर्क में शामिल थे। ऐसा लेटर वैदिक तो अर्ली वैदिक पीरियड है। लेटर वैदिक एज सोशल लाइफ। ये 4 वर्ण व्यवस्था की थी। फोरकास्ट, शूद्रास, वैश्यास, क्षत्रिय, ब्राह्मणास, पृष्ठ बोलते थे इनको। फोरकास्ट हो गई थी। आगे वर्ण सिस्टम आ गया था। वर्ण वैदिक और अवैदिक लोगों के बीच भेदभाव का आधार था। वर्ण वैदिक और अवैदिक लोग था, उनके बीच में भेदभाव का आधार था वर्ण सिस्टम। इसलिए ऋग्वैदिक समाज को पूरी तरह से समतावादी समाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण श्रम और लिंग के विभाजन पर आधारित था। हालांकि इस काल में 4 गुना वर्ण व्यवस्था और कठोर जाति व्यवस्था पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। ऋग्वैदिक लोग दास प्रथा से परिचित नहीं थे। इन दासों का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता था, न कि कृषि के लिए। घरेलू उद्देश्य के लिए दासों का उपयोग करते थे, कृषि के लिए नहीं करते थे। सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता की स्थिति। इस अवधि के दौरान गतिशीलता के उदाहरण थे जहां लोग अपना पेशा बदल सकते थे। इस प्रकार सख्त सामाजिक पदानुक्रम का अभाव था। जहां लोग अपना पेशा बदल सकते थे, इस प्रकार सख्त सामाजिक अनुक्रम का अभाव था। महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन। महिलाओं, जब प्लूरल होता है तो एम डन। महिलाओं ने महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और शिक्षित थी। उनकी विधानसभा और समिति तक पहुंच थी। महिलाओं को था अपना पति चुनने का अधिकार था। सती या पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं मिलता था प्रारंभिक वैदिक काल में। विवाह संस्था। प्रारंभिक वैदिक लोग एकांकी विवाह का अभ्यास करते थे। हालांकि विवाह और बहुपतित्व जैसी प्रथाएं भी मौजूद थी। प्रारंभिक वैदिक लोग जो थे वो एकांकी विवाह करते थे, लेकिन बहुविवाह और बहुपतित्व जैसी प्रथा भी मौजूद थी उस समय प्रारंभिक वैदिक काल में। लेवीरेड, पति की मृत्यु पर छोटे भाई से विवाह करने की प्रथा भी विद्यमान थी उस समय। नियोग विवाह, यहाँ विधवा विवाह का एक प्रकार था जो निसंतान विधवा को अस्थायी रूप से पति के भाई से बच्चे पैदा करने के लिए विवाह किया जाता था। अस्थायी रूप से पति के भाई से बच्चे पैदा करने के लिए विवाह किया जाता था, नियोग विवाह कहते थे उसको। फिर उत्तर वैदिक काल आया। इसमें समाज का वजन कैसा था? समाज को जातीय व्यवस्था के आधार पर समाज के 4 गुना विभाजन के रूप में विभाजित किया गया था, उस समय कर दिया था तो प्रारंभिक वैदिक काल में। जातीय बहिर्विवाह और कठोर सामाजिक पदानुक्रम की प्रथाएं विकसित की गई। यज्ञों की प्रथा में वृद्धि हुई, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। यज्ञों की प्रथा में वृद्धि हुई, ब्राह्मणों की शक्ति में भी क्या हो गई? वृद्धि हुई। वर्ण सिस्टम, इस काल में वर्ण व्यवस्था अधिक विशिष्ट हो गई। प्रारंभिक वैदिक काल से भी अधिक विशिष्ट हो गई। यह व्यवस्था जन्म के आधार पर अधिक और व्यावसायिक दृष्टि से कम होती गई। जन्म के आधार पर ज्यादा इसको ले लिया गया भाई। वर्णाश्रम धर्म समाज ने जीवन के 4 चरणों को प्रदर्शित किया। सामाजिक गतिशीलता कैसी थी? इस अवधि में गतिशीलता के उदाहरण प्रतिबंधित थे। प्रारंभिक वैदिक काल में गतिशीलता कैसी थी? इस समय ऐसा होता, पेशा बदल सकते थे। सख्त सामाजिक पदानुक्रम का अभाव था, पर सख्त नहीं थे ज़्यादा, पर यहाँ पर तो प्रतिबंधित ही कर दिया था। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं को घर के कामों और अधीनस्थ स्थिति तक सीमित कर दिया गया था। यहाँ पर उन्हें सभा और समिति जैसी सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। सती प्रथा और पर्दा के उदाहरण मौजूद हो गए थे उस समय तक। सार्वजनिक सभा में भाग नहीं ले सकते, पहले ले सकती थी। हालांकि महिलाओं के अपमानजनक स्थिति के बावजूद गार्गी, मैत्री और कात्यायनी जैसे विद्वान भी हुए। गार्गी, मैत्री और कात्यायनी जैसे विद्वान भी हुए हैं।
इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इस काल में बाल विवाह अधिक प्रमुख हो गया। गोत्र की एक व्यवस्था संस्थागत थी। एक ही गोत्र के व्यक्ति के बीच विवाह निषिद्ध कर दिया गया। एक ही गोत्र की महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुषों के लिए चंद्रयान तपस्या का उल्लेख किया गया। चंद्रयान तपस्या, एक ही गोत्र की महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुषों के लिए। वैदिक युग का धर्म, रिलीजियन ऑफ द वैदिक एज, प्रारंभिक वैदिक काल। मंदिर या मूर्ति पूजा के कोई उदाहरण नहीं मिले। प्रारंभिक वैदिक काल में मंदिर और मूर्ति पूजा के उदाहरण मिले ही नहीं। लोग आदिम जीववाद का अभ्यास करते थे। ये हवा, बारिश और पानी जैसी प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। हवा, बारिश, पानी, इनका क्या करते थे? पूजा करते थे इनकी। प्रजा और पशु के लिए सरल, लघु और कम कर्मकांडी पूजा और यज्ञ का अभ्यास किया जाता था। पूजा का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या में वृद्धि करना था, नर बच्चे के, पशु पक्षियों की रक्षा करना था, बीमारियों से बचाव करना था। इसलिए वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे। अनुष्ठान स्वयं परिवार द्वारा किया जाता था और किसी भी पुजारी की उपस्थिति उस समय तक नहीं थी। प्रारंभिक वैदिक काल में कोई पुजारी नहीं था। मंत्रों का जाप अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रमुख नर देवता इस प्रकार थे: वज्र के देवता इंद्र, अग्नि देवता अग्नि, जल के देवता वरुण, पौधों के देवता सोम, यम मृत्यु के देवता, जंगल भागों और मवेशियों के देवता पुषाण। जंगल भागों और मवेशियों के देवता पुषाण, विष्णु परोपकारी भगवान और अश्विनी युद्ध और उर्वरता के देवता। जल के देवता वरुण, अग्निदेव अग्नि, वज्र के देवता इंद्र। प्रमुख देवी इस प्रकार थी: सावित्री और देवता, अनंत काल की अदिति देवी, पृथ्वी की देवी, मृत्यु की देवी, भोर की उषा देवी। उत्तर वैदिक काल, इस काल में मूर्ति पूजा प्रमुख हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में उस समय नहीं थी। इस बलिदान अधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण हो गए थे। जादू और शगुन ने सामाजिक धार्मिक जीवन में प्रवेश कर लिया। जादू वादू टाइप होने लग गया। ब्राह्मणों ने महत्व प्राप्त किया। उस समय ब्राह्मण इतने महत्व नहीं रखते थे। उस समय सिर्फ परिवार वाले ही कर देते थे पूजन के कार्य। प्रमुखों और उनके क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए अश्वमेध जैसी यज्ञों के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। प्रमुख नर देवता इस प्रकार थे। उस समय इंद्र और अग्नि ने खो दिया महत्व। उस समय अग्नि और इंद्र का महत्व समाप्त कर दिया गया था लोगों के द्वारा, पता नहीं क्यों। सृष्टि के देवता प्रजापति हुई सर्वोच्च। सृष्टि के देवता जो प्रजापति थे वो सर्वोच्च। देवताओं के वर्ग में विभाजन था। पशुओं के देवता पूषण शूद्रों के देवता बने। पूषण शूद्रों के देवता बने। देवता पूषण शूद्रों के देवता बन गए। वैदिक साहित्य के तथा वैदिक साहित्यों वैदिक ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया: श्रुति और स्मृति। वैदिक ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति। श्रुति वह पाठ है जिसे सुना जा सकता है। श्रुति सुना जा सकता है। जब वे ध्यान में थे तब ऋषियों के लिए ईश्वरीय रहस्योद्घाटन का एक उत्पाद है। श्रुति में 4 वेद और संहिता शामिल है। 4 वेद और संहिता किसमें शामिल है? श्रुति में। स्मृति में वह है जो सामान्य मनुष्यों द्वारा याद की जाती है। स्मृति में 6 वेदांग है, 4 उपवेद और वेदों का परिभाषा शामिल है। बेहतर समझ के लिए स्वदेशी आंदोलन के बारे में विस्तार जानें। वेदास, जो वेदास है ये 4 वेद और संहिता श्रुति में शामिल है। स्मृति में 6 वेदांग शामिल है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और भारत में प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है। ऋग्वेद किसको बताता है? प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है। इसमें इसके पाठ में 1028 वचन है और 10 मंडलों में इसे विभाजित किया गया। मंडल 2 से 7 ऋग्वेद समिति का सबसे पुराना हिस्सा है और उन्हें पारिवारिक पुस्तकें कहा जाता है क्योंकि वे ऋषियों के परिवारों को निर्धारित करते थे। तो ऋषियों के परिवारों को निर्धारित करते थे। मंडल 8 से 8 में विभिन्न देवताओं को समर्पित वचन है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद से जुड़ा ब्राह्मण ऐत्र है। ऋग्वेद से जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण।
ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्र, इम्पोर्टेंट। ऐत्र, ऐत्र क्या है? ऋग्वेद से जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद, सामवेद, सामवेद ऋग्वेद से लिए गए छंदों का संग्रह है। सामवेद क्या है? ऋग्वेद से लिए गए छंदों का संग्रह है। इसमें प्रसिद्ध द्रुपद राग शामिल है, जिसमें नवीनतम तानसेन द्वारा गाया गया। इसमें इसका उपवेद है गंधर्व। क्या गंधर्व वेद इसका उपवेद है? क्या है? गंधर्व वेद। और आयुर्वेद किसका था? ऋग्वेद का उपवेद था। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शताविंश। शताविंश क्या? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद एक मतलब गीतों से संबंध रखता है द्रुपद राग से, जैसे सामवेद। यजुर्वेद बलिदानों के प्रदर्शन के लिए की प्रक्रिया से संबंधित है। इसे आगे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में विभाजित किया गया। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल मंत्र हैं, इसमें मध्यादिना और पुनरावर्तन शामिल है। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें मंत्रों के साथ साथ गद्य की विधा व्याख्या भी शामिल और भाष्य भी शामिल है। और शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र है, कृष्ण में यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ गद्य की व्याख्या की गई है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद उपवेद है। इससे जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? गोपद। और ये सदाशिव शताविंश सामवेद का है। अथर्ववेद अन्य 3 वेदों से अलग क्यों किया? बुरी आत्माओं, खतरे, मंत्रों, बुरी आत्माओं, खतरे, मंत्रों, भजनों, प्रार्थनाओं और शादियों और अंत्येष्टि को दूर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला दैनिक जादू मंत्रों पर केंद्रित है। अथर्व नाम पुजारी अथर्वन से आया है, जो एक धार्मिक प्रवर्तक और उपचारक थे। अथर्ववेद की रचना बाद में हुई है। इस वेद के 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। 5687 मंत्र किसमें? 20 अध्यायों में अथर्ववेद के। वेदांग कितने? वेदांग का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंग। वेदों का अंग, उन्हें मानव मूल का माना जाता है और सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। ये 6 वेदांग इस प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त। निरुक्त किस लिए? निरुक्त, निरुक्त, छंद। शिक्षा फोनेटिक्स, कल्प अनुष्ठान विज्ञान, ज्योतिष खगोल विज्ञान, व्याकरण व्याकरण होता है, निरुक्त व्युत्पत्ति होता है, छंद मैट्रिक्स होता है। उपनिषद, ये वे उस ज्ञान का संकेत, उपनिषद क्या है? वे उस ज्ञान का संकेत देते हैं जो शिक्षक के पास बैठकर प्राप्त किया जाता है। उपनिषद क्या देते हैं? शिक्षक के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो उपनिषद से मिलता है। उन्हें वेदांती के नाम जाना जाता है। 108 उपनिषद है, जिनमें से 13 सबसे प्रमुख है। कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है, जिनमें से प्रमुख कितने हैं? 13 प्रमुख हैं। उन्होंने आत्मा और ब्राह्मण की अवधारणा पेश की। उनके अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मांड का मूल तत्व है। ब्राह्मण क्या है? ब्रह्मांड का मूल तत्व और एक अपरिवर्तनीय निरपेक्ष सत्ता है, उपनिषद के अनुसार। उपनिषद मुख्य रूप से प्रकृति में दार्शनिक है और उच्चतम ज्ञान की बात करता है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया है हमने। छांदोग्य उपनिषद पहले 3 आश्रमों को संदर्भित करता है और विवाह के रूप में चर्चा करता है। छांदोग्य जो उपनिषद है वो 3 आश्रमों को संदर्भित करता है। पुराणास शब्द का अर्थ है प्राचीन या ठंडा। पुराण मतलब प्राचीन या ठंडा। माना जाता है कि पुराणों की रचना वेद व्यास ने की। पुराणों की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। वे 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास हुए धार्मिक विकास संबंधी विभिन्न विषयों का इलाज करते हैं। पुराण 18 महापुराण और अनेक उपपुराणों में विभाजित हैं। उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ माना जाता है। इनमें 4 युगों की अवधि में 5 विषयों की चर्चा की गई है।
4 युगों की अवधि में 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग, ब्रह्मांड की प्राथमिक संरचना क्या है, रचना क्या है। सर्ग, प्रतिसर्ग क्या है, ब्रह्मांड की प्राथमिक रचना। प्रतिसर्ग क्या है, मनोरंजन, विनाश के बाद माध्यमिक रचना। प्रतिसर्ग मनोरंजन या माध्यमिक संरचना। मनवंतर, विभिन्न मनुओं के राज्य। विभिन्न मनुओं के राज्य क्या है, मनवंतर। वंश, देवताओं और ऋषियों की वंशावली। देवताओं और ऋषियों की वंशावली क्या है, वंश। वंशानुचरित, शाही वंश, सौर और चंद्र राजवंशों का इतिहास। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वंशों का, सौर चंद्र का राजवंशों का इतिहास वंशानुचरित। और इस समय आ गया धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र नैतिकता और धार्मिक कर्तव्य के बारे में पाठ है। धर्मशास्त्र अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थ की पूर्ति को संदर्भित करता है। वे धर्मसूत्र और स्मृति में विभाजित है। इसके बाद हम कल देखने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम देखने वाले हैं कल। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद साथियों।